नमस्कार, मैं सुरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां लेकर हर रोज सुबह आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कटहल का इस्तेमाल फल और सब्जी के लिए किया जाता है, इसलिए इसकी बाजार में मांग अच्छी रहती है और रेट भी अच्छा मिलता है। इसके लाभ को देखते हुए राज्य के जो किसान इसकी बागवानी करना चाहते हैं, वे किसान कैसे करें, इसकी उन्नत तकनीक से बागवानी, इसके बारे में बता रहे हैं डॉक्टर संजय पाठक। आप सभी किसान भाइयों को स्वागत करते हैं एवं हम आपको कटहल की खेती के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं, जो हम लोगों ने पिछले 20 सालों में शोध करने के उपरांत पाया है। यह देखा गया है कि हमने जितनी भी कटहल की प्रजातियां यहाँ देखी हैं, दो तरह की प्रजातियां मुख्य रूप से हैं। एक पका के खाने वाली तथा दूसरी जो है हमारे जो सब्जी के रूप में खाते हैं। अधिकतर जो हमारे किसान भाई हैं, परिवार जन हैं, वो अधिकतर सब्जी बनाए खाते हैं, लेकिन वहीं जब हम साउथ इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ पका के खाते हैं। और जब हम प्रजातियों की बात करते हैं मुख्य रूप से, तो हमारे जो प्रजातियां हैं NJ1, NJ3, NJ4, ये हमारी वैरायटियां जो हैं सब्जी बना के खाने बहुत अच्छी हैं। और इसमें जो नरेंद्र जैकफ्रूट NJ1 करके प्रजाति जो है सबसे अच्छी पाई गई है। ये लगभग 3.5 से 5 किलो इसका वजन होता है और 2 कुंटल तक इसका उत्पादन है। और NJ6, NJ13, NJ14 ये प्रजातियां जो हैं ये पका के खाने के लिए है। जो हमारे NJ6 प्रजाति है, इसके फल जो है लगभग 16 किलो, देखा गया है कि 8 से 16 किलो के बीच में जो बड़ा साइज है 16 किलो तक है। तो उत्पादन की दृष्टि देखा जाए तो 800 से 1000 कुंटल तक जो है इसमें फलत आता है। और इसको हम सब्जी की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन पका के खाने के लिए ये प्रजाति बहुत अच्छी है। इसमें जो उसका कोआ है थोड़ा ऑरेंज कलर का, थोड़ा लालपन लिए हुए होता है और एक बड़ा बहुत अच्छा सुवास होता है, खाने में बहुत अच्छी महक आती है। दूसरी बात, इसमें जो लगाने की जो बात है, उसमें अगर उसीली मिट्टी उसमें न लगावें, अच्छी मिट्टी में चलता है। और थोड़ा भी अगर सॉइल जो है जिसमें साल्ट ज़्यादा है, क्षार ज़्यादा है, तो उसमें जो है लगभग 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा गड्ढा खोदें। खोदने के उपरांत उसमें जो है 3 से 4 टोकरी गोबर की खाद और थोड़ा सा बालू जरूर मिलाएं। अगर चिकनी मिट्टी है तो, बलवट मिट्टी है तो कोई जरूरत नहीं है। और उसको 1 से 2 ये लगभग 1.5 फीट ऊंचाई तक भरें। और भरने के बाद जब 2-3 बार पानी उसमें बरस के गड्ढा बैठ जाए तो उसमें उसका पौधरोपण करना चाहिए। किसान भाइयों, वही पौधे सही तरीके से लगते हैं जिनकी रुपाई के लिए गड्ढे पहले से यानी गर्मी के मौसम में खोदे जाते हैं। अगर आपने किसी कारण गर्मी में गड्ढा की खुदाई नहीं की है और आपको रुपाई करनी है, तो अभी भी गड्ढा खुदाई करके 8 से 10 दिन के लिए छोड़ दें और जरूरी खाद, उर्वरक और कीटनाशी मिलाकर गड्ढे की भराई कर दें और अच्छी बरसात हो जाने के बाद पौधों की रुपाई करें। पौधरोपण में ध्यान रखें, कभी भी तने के पास पानी न लगे। और पौधा बड़ा हो उसके बावजूद भी अगर 20 साल का पौधा, उसको भी पानी से बचाएं ताकि सीधे पानी उसमें न लगने पाए। ये विशेष ध्यान देने की बात है। तो हमारी जितनी प्रजातियां हैं, अगर आप बीजू लगाते हैं तो 8 साल फलता है, लेकिन जो कलमी पौधे हैं ये लगभग 4 से 5वें साल में फलना चालू कर देते हैं। शुरू में मेल फूल इसमें भी आएंगे और बाद में 1 से 2 साल बाद जो है फीमेल फूल आएंगे, तब आपका फल टिकता है। अगर देखा जाए तो कटहल के उत्पादन में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, कई किसान भाई हमारे बोलते हैं कि हमारे कटहल में जो है फूल आ रहा है और झड़ जाता है। तो हम उनको बताना चाहते हैं कि इसमें 2 तरह के फूल आते हैं। 2 कटहल जो दिखाई पड़ते हैं 2 तरह के हैं। एक पतली टहनियों में निकलते हैं और दूसरा जो मोटी मोटी डालों में या मोटा जो ट्रंक है उस पर आते हैं। तो जो ऊपर टहनियों में कटहल दिखाई पड़ते हैं वो चिकने थोड़े होते हैं और वो शुरू के लगभग 2-3 साल तक निकलेंगे, उसके बाद वो गिरते रहते हैं। तो किसान भाई सोचते हैं कि हमारा कटहल टिक नहीं रहा, तो मेल फूल हमेशा गिरेगा। और जब मोटी टहनियों फल आएगा जो ऊपर थोड़ा खुरदुरा होता है वो टिकेगा। तो किसान भाई उससे कभी परेशान ना हो कि जब शुरू में मेल फूल आता है और 1-2 साल बाद फीमेल आएगा, उसमें टिकेगा। फल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमें विशेष रूप से ध्यान देने की बात है कि जो पतली जो नई शाखाएं होती हैं उनको लगभग 1/4 भाग उनको काट के, और सबसे अच्छा तरीका इसको मेंटेन करने का, बकरी वाले होते हैं, भेड़ वाले होते हैं, जानवरों को खिलाने वाले होते हैं, तो हंसिया बांध के डंडे में उसको थोड़ा थोड़ा कटवा के, तो उसका एक तो बिना पैसे में छटाई हो जाएगी और जानवरों के खाने के लिए पत्तियां मिल जाएंगी। तो ये बहुत अच्छा काम है। जब उसकी कटहल की तुड़ाई कर लें तो उसके तुरंत बाद जो है उसकी 1/4 जो नई शाखाएं हैं उनको काटने के बाद
उसमें जो है यूरिया का छिड़काव जरूर करें। यूरिया या जो आपकी गोबर की खाद है, लगभग 4 से 5 टोकरी जो है, अगर नया पौधा है और बड़ा पौधा है तो लगभग 1 कुंटल गोबर की खाद जो है उसके कैनोपी में डाल देते हैं, और वो लगभग 1 से 1.5 मीटर की दूरी पर, मुख्य तना जो होता है उससे कुछ दूरी पर, 1.5 से 1.5 मीटर की दूरी पर डालते हैं। तो विशेष जो ध्यान देने की बात है कि इसके पौधे को ऐसी जगह लगाएं जहां की पौधा ऊंचाई पर हो। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, मूंगफली एक ऐसी फसल है जो तिलहन के रूप में अपनी विशेष पहचान रखती है। इसकी खेती करने से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ने के साथ किसान की आर्थिक स्थिति भी सुधरती है। इसी लाभ को देखते हुए प्रदेश के बहुत से किसान भाइयों ने मूंगफली की बुवाई की है। इस फसल की अच्छी बढ़वार हो, इसके लिए आपको मूंगफली की फसल में निराई, गुड़ाई, सिंचाई प्रबंधन के साथ कीट रोगों के नियंत्रण पर भी ध्यान देना होगा। आप मूंगफली की फसल में इन कार्यों को कब और कैसे करें, इस बारे में जानते हैं कोटा के डॉक्टर शंकर लाल यादव से। आज अपन मूंगफली फसल के वैज्ञानिक विधि से उत्पादन के बारे में चर्चा करेंगे। मूंगफली की फसल में निराई गुड़ाई करते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए कि खरपतवार रहित जो फसल है वो अच्छी पैदावार देती है। फूल में निषेचन होने के बाद में फूल जब मिट्टी में प्रवेश कर रहा होता है उससे पहले निराई गुड़ाई कर लेनी चाहिए होती है। इस समय खेत में ज्यादा खरपतवार उग रहे हैं तो अब निराई गुड़ाई तो करी नहीं जा सकती, न कोई कीटनाशक का स्प्रे किया जा सकता है। तो इस अवस्था में खरपतवार रहित खेत रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए खेत खरपतवारों को हाथ से ही उखाड़ना लाभदायक रहता है। किसान भाइयों, मूंगफली की खेती करने से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ने के साथ किसान की आर्थिक स्थिति भी सुधरती है। इसी लाभ को देखते हुए प्रदेश के बहुत से किसान भाइयों ने मूंगफली की बुआई की है। उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था पर है। इसकी आगे भी अच्छी बढ़वार हो, इसके लिए जरूरी प्रबंधों में सिंचाई के साथ जल निकास की उचित व्यवस्था करनी होगी। बरसात अगर नहीं आ रही है लंबे समय तक तो पानी की आवश्यकता बहुत है। मूंगफली की फसल को रेनफेड करना बहुत मुश्किल है, तो पानी की जो है क्रांतिक अवस्थाओं की अपन चर्चा करें तो एक तो फूल आते समय, फूल आकर जो है जो जिसको तंतु कहते हैं, तंतु जो पैकिंग जिसको कहते हैं वैज्ञानिक भाषा में बात करते हो, तंतु जो ये जो है ना ये फूल था, ये फूल में क्या हुआ, निषेचन हो गया। निषेचन होने के बाद में जैसे ही निषेचन होता है ये नीचे की तरफ चला जाता है, ये तंतु बन जाता है। फिर ये तंतु ये वाला बन गया। अब ये क्या है, जमीन में जाके और इसी से दाना बनेगा। तो ये इस अवस्था में खेत में नमी रहना आवश्यक है। नमी रहेगी तो ये नीचे जमीन में घुस पाएगा, नीचे जमीन में जाने के बाद इसमें दाना बनेगा। उस समय मिट्टी में पानी उपलब्ध रहना आवश्यक है, नहीं तो वो फूल में निषेचन होने के बाद में वो तंतु मिट्टी में प्रवेश ही नहीं करेगा और दाना नहीं बनेगा। और एक दूसरी जो अवस्था है वो दाना पकते समय, उस समय दाना बनते समय भी मिट्टी में पर्याप्त नमी होना चाहिए। मूंगफली की फसल में काला रॉट रोग की पहचान की बात करें तो यह मूंगफली का बीज जनित रोग है। इस बीमारी के लक्षण पौधों के उस भाग पर प्रकट होते हैं जो मिट्टी की सतह से लगा होता है। यह रोग पौधों के आधार को कमजोर कर देती है, जिससे पौधे गिर जाते हैं एवं सूखकर मुरझा जाते हैं। इन प्रभावित पौधों के सूखी सड़न वाले स्थान पर रोगजनक फफूंद की उभरी हुई काली काली रचनाएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। इस रोग के कारण मूंगफली की फली और चारे की पैदावार में भारी नुकसान होता है। फसल में रोग के लक्षण दिखाई देने पर मैंकोजेब 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल का छिड़काव करना चाहिए। मूंगफली के खेत में एक विशेष जो समस्या है वो है काली जड़ की समस्या। काली जड़ की समस्या से बचाव के लिए किसान को ट्राइकोडर्मा 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को लगभग 100 किलोग्राम गोबर के खाद में मिला के छाया में अच्छी तरीके से मिला के छाया में सुखा दें और फिर पूरे खेत में उसको बुरकाव कर देना चाहिए, जिससे वो ट्राइकोडर्मा जो है वो एक फंगस है जो काली जड़ वाली फंगस को नष्ट करती है। तो ट्राइकोडर्मा का उपचार से के प्रयोग से काली जड़ से निदान पाया जा सकता है। किसान भाइयों, मूंगफली की फसल की एक गंभीर बीमारी है टिक्का। यह फफूंद से होती है।
रोग के लक्षण पौधे के पत्तियों के ऊपरी सतह पर धब्बे रूपरेखा में गोलाकार से अनियमित आकार के दिखाई देते हैं। बाद में इन धब्बों की निचली सतह का रंग काला होता है। पौधे धीरे धीरे सूख जाते हैं। टिक्का में क्या होता है, मूंगफली के पत्तों पे धब्बे से हो जाते हैं, तो इनके लिए कार्बेंडाजिम का स्प्रे कर देना चाहिए। ज्यादा कीटनाशक, कवकनाशक और इन रसायनों का स्प्रे करने से जो वातावरण है और मृदा है उसका बैलेंस, बायोलॉजिकल बैलेंस है, वो गड़बड़ाता है। इससे क्या होता है, फिर जो लाभदायक कीट है, लाभदायक जो फंगस है वो भी नष्ट होता है। हमारे प्रदेश में अनेक किसान भाई दुधारू पशुओं का पालन करते हैं, लेकिन कभी कभी इन पशुओं को चोट लगने से घाव हो जाते हैं और पशुपालक इन पर कोई ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से घाव में कीड़े पड़ जाते हैं। इसके लिए आप पशुओं को चोट लगने से कैसे बचाएं और घाव का उपचार कैसे करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर राहुल सेहर। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे कि बरसात के समय या वर्षा ऋतु के समय जानवरों में जो चोट लग जाती हैं, जो घाव हो जाते हैं, उसकी रोकथाम कैसे करें और हम चोट लगने से कैसे उन्हें बचाएं एवं हम उनका कैसे प्राथमिक उपचार कर सकते हैं। बरसात के समय पे चोट लगने पर बहुत जल्दी ही उसमें मक्खी का इन्फेक्शन लग जाता है, मक्खी अपने अंडे रख देती है और जहाँ पर विशेषतः जहाँ पर जानवर चाट नहीं पाता, अपने आप को चाट नहीं पाता, उस जगह पर वहाँ मैगट पड़ जाते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो हम ये करें कि जो चंचल पशु हैं, जो झुंड में एक जानवर दूसरे जानवर को, जो चंचल पशु है वो मारते हैं, तो ऐसे पशुओं को हम अलग कर दें। दूसरी बात, हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमारे खुद के बाड़े में कहीं कोई ऐसी नुकीली वस्तु या कोई ऐसा कोई एंगल निकला हुआ या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिस कारण से जानवर को चोट लग सकती हो। अगर ऐसी चीज़ कोई है तो अपन या तो उसे घिस दें या फिर अपन उसको बिल्कुल वहाँ से कोई कील वगैरह है तो उसको निकाल दें। इसके अलावा किसान भाइयों, जो आपका जो फर्श है, फर्श में भी आप देखें कि फर्श इतना चिकना भी ना हो कि जानवर फिसल जाए और इतना उसमें खुरदुरापन हो कि जानवर आराम से उस पर चल सके। और दूसरी बात है, वो उसमें कोई ऐसी नुकीली वस्तु, कोई गिट्टी, कोई कंकड़, कोई पत्थर ऐसा नहीं रहे कि जानवर बैठते समय चोटिल हो जाए और उस वहाँ पर घाव निर्मित हो जाए। तो इससे जानवर क्या है, जो चिड़चिड़ापन है जानवर के अंदर, चिड़चिड़ापन आ जाता है। जानवर भागता है इधर उधर, आप देखेंगे पूंछ हिलाता है बार बार, अपने खाने पे, भोजन पे वो उतना समय ध्यान नहीं दे पाता जितना कि देना चाहिए था। किसान भाइयों, अगर किसी पशु को घाव हो गया है और उसमें कीड़े पड़ गए हैं तो आप कैसे करें उसका उपचार, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार है। जो अगर घाव कहीं बन जाते हैं और जानवर, कई स्थान जानवर में ऐसे हैं जहां वो ना तो खुजा सकता है और ना ही चाट सकता है। जैसे मान लीजिए सींग की गहराइयों में कहीं कोई सींग मुड़ा हुआ है और मुड़ने के कारण वहीं लग के उसको वहीं कहीं छोटा सा घाव हो गया है जहाँ पे मैगट पड़ रहे हैं, तो वो निरंतर होता रहेगा अगर आप उसके कारण को दूर नहीं कर देंगे। आप वो जो सींग की नोक है उसको आगे से काट सकते हैं, वायर की मदद से आप उसको काट दीजिए और वहाँ जो घाव हो गया है उस घाव को आप अपने यहाँ इजीली तौर पे उपलब्ध तारपीन का जो तेल होता है वो लगभग सभी जगह मिल जाता है। तारपीन का तेल डालते ही उसके जो कीड़े रहेंगे, गौज बना के आप उसमें तारपीन का तेल भर दीजिए और उस घाव के अंदर के 5-7 मिनट के बाद आप देखिए कि कीड़े बाहर आते जा रहे हैं। आप एक चिमटी की मदद से सारे कीड़ों को एक एक करके निकाल दीजिए और तब तक, जब तक कि आश्वस्त ना हो जाए कि अब एक कीड़ा भी अंदर नहीं है, तब तक उस घाव को कभी भी बांधिएगा मत, क्योंकि अगर घाव बांध दिया तो कीड़े के पास बाहर आने की जगह नहीं रहेगी और वो अंदर ही प्रवेश करेगा उसमें, और एक इस निश्चित अवस्था में जाने के बाद फिर का कोई इलाज रह नहीं जाता है। जो हमारा मल्टी डोज आइवरमेक्टिन है और डोरामेक्टिन है, इसको एंटी मैगट की तरह बिल्कुल यूज कर सकते हैं। और सफाई करने के बाद उपरांत आपको घाव को कॉटराइज करना, यानी कि उसकी जो अंदर की स्किन है, स्किन को हमें साफ करना है अच्छे से, जिससे कि उसमें नया टिश्यू, नया ऊतक उसमें दोबारा जनरेट हो सके, जिससे कि वो घाव पूरी तरीके से भर जाए। इलाज के बाद हम
पुबडिन आयोडीन जो सबसे ज़्यादा कारगर है इसमें, और सफाई करने के लिए, कॉटराइज करने के लिए हम पोटेशियम परमैंगनेट या कॉपर सल्फेट दोनों को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके आसपास के आवास की आपको जो आसपास के मक्खी के लार्वा ना पड़े, बाकी मच्छर के लार्वा ना पनपे, तो इसमें भी आप जो आसपास कुंड आपके जो पानी के जो जलाशय भरे हुए हैं उनमें आप कॉपर सल्फेट डाल सकते हैं, जिससे अगली प्रस्तुति की ओर। आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। राज्य मौसम विभाग जयपुर से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर श्री गंगानगर में आगामी दिनों के दौरान आसमान में हल्के से मध्यम बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान दक्षिण पूर्व दिशा से हल्की से मध्यम गति की हवाएं चलने की संभावना है। देशी कपास में चितकबरी सुंडी कप दिखाने पर नीम की निम्बोली का 5% अर्क या क्यूनॉल फॉस 25 EC 2 मिलीलीटर या फेनवल रेट 20 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ग्वार की अगेती फसल में रस चूसक कीट जैसे सफेद मक्खी, हरा तेला आदि के नियंत्रण हेतु डाइमेथोएट 250 मिलीलीटर प्रति बीघा या थायोमेथोक्साम 25 WG 0.50 ग्राम लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। जीवाणु झुलसा रोग की रोकथाम के लिए खड़ी फसल में 100 लीटर पानी में स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 20 ग्राम और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50 WP 200 ग्राम के हिसाब से घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। किन्नू के बागों में रोगों और अन्य कारणों से फल गिरने से रोकने हेतु कार्बेंडाजिम 50 WP 1 ग्राम प्रति लीटर पानी या प्रोपिनेब 70 WP 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल बनाकर छिड़काव करें। प्रयोग किए जाने वाले घोल में जिब्रेलिक एसिड 20 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका इनकी आहट आतंक से भर देती है। किसान दहशत के साए में जीते हैं। एक साथ झुंड में आती है, मिनटों में पानी फेर देते हैं। कि कई किसान तबाह हो गए हैं। हालांकि टिड्डियों को भगाने के लिए लोगों ने अलग अलग तरीके भी अपनाए हैं। कुछ ने कीटनाशक का छिड़काव किया तो किसी ने बर्तनों को बजाकर टिड्डियों को भगाने की कोशिश की। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारी बारिश और चक्रवात ने पिछले साल की शुरुआत में टिड्डियों के प्रजनन में बढ़ोतरी की और इस वजह से अरब प्रायद्वीप पर टिड्डियों की आबादी में काफी तेजी से वृद्धि हुई। भारत ने साल 1993 के बाद से अब तक कभी भी इतने बड़े स्तर पर टिड्डियों का हमला नहीं देखा था। किसान आबादी कम करने के साथ साथ उनके प्रजनन को रोका जा सके, इनमें जैविक कीटनाशक और प्राकृतिक शिकारी शामिल हैं, लेकिन सामान्य तौर से इनका सामना करने के लिए कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है। इस विधि से काफी कम समय में ही हैंडपंप, गाड़ियों और हवाई जहाज की मदद से काफी बड़ी मात्रा में टिड्डियों को मारा जा सकता है। टिड्डियों के दल को नियंत्रण करने के लिए टीमों का गठन किया गया है। टिड्डियों के खिलाफ अभियान में अग्निशमन दल का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।